और हाँ, एक तरह से मुश्तबाकार का गायब होना बेहतर भी है। तवील जायजा लेने के बाद वो दोनों मैदान साफ होने और सखी मुराद के आ जाने की खबर लेकर गए हैं तो रासल मैडा किसी भी वक्त अपने शिकार पर हमलावर हो सकता है। काश तुम्हारा ये शगुन दुरुस्त साबित हो, वरना आज की मेहनत रायगा आ जाएगी। मैं तो मुश्तबाकार में रासल मैडा की डमी की मौजूदगी की खबर पाकर बहुत खुश हुआ था और तुम्हारा नंबर न मिलने पर दफ्तर से निकल खड़ा हुआ था। रासल मैडा का मामला ना होता तब भी तुम्हें फ्लैट पर आना ही पड़ता। चंद सानियों बाद मैंने कहा, क्यों, क्या कोई खास बात है? मेरे लहजे ने उसे चौंका दिया। हाँ, तुम्हारी चहेती की खोपड़ी उलट गई है। आज शाम तुम उससे आखिरी मुलाकात कर सकोगे। किस चहेती की बात कर रहे हो? मैं औरतों से बहुत दूर भागता हूँ। तुम वीरा को अपनी फोर्स में नौकरी दिलवाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे, मगर किसी वजह से उसका दिमाग अचानक ही उलट गया। वो कल अमेरिका जा रही है और अपने इस फैसले पर अड़ी हुई है। वो इंकिशाफ सुनकर अव्वल खान हैरत से उछल पड़ा। वहां वो मारी जाएगी, उसे रोको, हर कीमत पर रोको। ये तुमने अजीब ही खबर सुनाई है। वो हर कदम पर हमारे बहुत काम आती रही है। तुम्हारी सब बातें बचा है, लेकिन अब वो नहीं रुकेगी। मिलोगे तो तुम भी उसे समझा कर देख लेना। उसके चले जाने की खबर ने सबको उदास और परेशान कर दिया, लेकिन मुश्किल ये है कि बहुत जिद्दी तबीयत की मालिक है। मेरे ख्याल था कि वो एलिस से जरूर मिलेगी। उसका बयान पर वो क्या कहती है? वो एलिस को नहीं जानती, लेकिन बॉब से वाकिफ थी। असल खराबी एलिस के बयान ही से पैदा हुई है। वो अपने बाप के कातिलों से इंतकाम लेने के लिए अमेरिका जाना चाहती है। मैंने बताया, लेकिन जिमिलाइट के कत्ल का असल जिम्मेदार तो यहाँ दंदनाता फिर है। उसने रासल मैंडा को हमारे हवाले कर दिया है। वो बच निकला तो फिर वीरा उसकी खबर लेगी। अगर रासल मैंडा के बारे में उसकी ये सोच है तो क्या वो अपने सदर से टकराने का इरादा रखती है? अव्वल खान ने मंतकी नतीजा अखज करते हुए बेअतबारी और हैर से पूछा। वो यही कुछ सोच रही है। कहती है कि अमेरिका में कुछ वक्त गुजार कर पाकिस्तान लौट आएगी। खुदा करे कि वो जिंदा रहे और लौट आए, लेकिन मैं उसके बारे में एक बात जरूर कहूंगा। मैं उसकी राय सुनने के लिए हम तनगोश हो गया। चंद सानियों की खामोशी के बाद वो कहने लगा, इस बेचारी के साथ तुम्हारा और सुल्तान शाह का रवैया अक्सर बेरहमाना हो जाता है। आपस की नोक झोंक और हंसी मजाक हद से बढ़ जाए तो तकलीफ से हो जाता है। ऐसे लम्हात में वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करती होगी। हो सकता है कि इसी उकताहट ने उसे यहाँ से मुंतकिल होने पर मजबूर किया हो। वो पूरे हालात और पस मंजर से नावाकिफ था, लेकिन उसका तजिया 100% दुरुस्त था। मैं जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि उसके ऑपरेटर्स पर कॉल का इशारा आने लगा। सर सखी मुराद का मकान धमाकों से उड़ा दिया गया है। राब्ता होने पर अव्वल खान के आदमी को बुखलाई हुई आवाज सुनाई थी। स्याह रंग की एक तेज रफ्तार कार इस मकान के करीब आकर रुकी। स्याह रंग की एक तेज रफ्तार कार इस मकान के करीब आकर अचानक रुकी। इसमें से 2 बम अंदर उछाले गए और धमाकों से पूरी इमारत उड़ गई। बम बहुत ताकतवर थे। फिजा में गर्द और धुआं ही धुआं भर गया है। मैं पूरी रफ्तार से इस कार का पीछा करने की कोशिश कर रहा हूं, मगर मुझे डर है कि मेरी मोटरसाइकिल का इंजन मेरा साथ नहीं दे सकेगा। इस खबर पर मैं सुन्न होकर रह गया था। ताकुब जारी रखो और पोजीशन बताते रहो। मैं इसी तरफ आने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत बुरा हुआ। अव्वल खान मुस्ताफाना लहजे में बोला। इसने वार करने में हैरतनाक तेजी दिखाई है। सखी मुराद के साथ न जाने और कितने लोग मरे होंगे। ऑपरेटर्स पर से कार की पोजीशन आ रही थी। अव्वल खान उसके मुताबिक रास्ता तय करके तेज रफ्तारी से मोड़ पर मोड़ काटता जा रहा था। वो जोश और सनसनी के अजीब लम्हात थे। मेरी दिली आरजू थी कि हम स्याहकार को पकड़ने में कामयाब हो जाएं, लेकिन अव्वल खान का आदमी स्याहकार का फासला बढ़ने की खबर दे रहा था। फिर वो कार उसकी नजरों से गायब होगी। वो पूरी रफ्तार से सीधा बढ़ता चला गया, लेकिन आगे मैदान बिल्कुल साफ था। स्याहकार ट्रैफिक की आड़ लेकर रास्ते ही में कहीं मुड़ गई थी। कार का नंबर क्या था? वो सारी मशक रायगां जाने के बाद अव्वल खान ने अपनी कार की रफ्तार कम करते हुए मायूसाना आवाज में पूछा। इसके चेहरे से अंदरूनी कर्ब के आसार जाहिर हो रहे थे। कार के नंबर प्लेट का रंग उड़ा हुआ था। मैं R5 से आगे कुछ नहीं पढ़ सका। सीधे स्टेशन 4 चले जाओ और वहां की रिपोर्ट दो। मैं शहर में रुकूंगा। सखी मुराद अपने साथ अपने लिखाना और शायद कुछ मुलाजमीन को भी ले टूपा। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, मुझे दुख है कि वक्त के जरा से फर्क से वो सब बिला वजह मारे गए। बिला वजह कोई नहीं मारा जाता, इसे तुम मकाफात अमल कह सकते हो। इन सब की परवरिश हराम की उस आमदनी से हो रही थी जो सखी मुराद को हासिल होती थी। वलीदात की तरह सब जानते होंगे कि इनका कफील किन जराए से कमा रहा है, लेकिन किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और आज वो सब नहीं तो इनमें से काफी मारे गए। चाहे तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये रासल मैंडा का अंधाधुन हमला था जिसमें निशाना लिए बगैर वार किया गया। अगर मारे जाने वालों में सखी मुराद शामिल ना हुआ तो तुम्हारा रद्दमल क्या होगा? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। इसका जिंदा रह जाना इंसाफ के फितरी असूलों के खिलाफ होगा। मेरा ख्याल है कि रासल मैंडा इस वक्त सखी मुराद के मकान के करीब ही कहीं रिपोश है, जब भी वो इतनी जल्दी वहां तक पहुंच गया। अव्वल खान ने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा, मैंने इस पर कोई तबसरा नहीं किया। मेरा अंदाजा था कि रासल मैंडा इस वक्त खुद को शहर में कहीं भी महफूज तस्वुर नहीं कर सकता था। फ्रीडम लॉज में मौत के जबड़ों से निकलने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ कौंसल खाने ही में पना लेने का तस्वुर कर सकता था। ये और बात थी कि उसने सखी मुराद पर वार करने के लिए उसके मकान के कुर्बो जवार में वाक़ अपने किसी हम वतन के घर को आर्जी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया हो
और वार करने के बाद दोबारा अपने मुस्तकिल मस्कन की तरफ फरार हो गया। वो इन लोगों में से नहीं था जो लड़ते हुए बेखौफी से खतरात तो मोल लेते रहते। हम सखी मुराद के मकान के खंडरात के करीब पहुंचे तो इस वक्त भी फिजा गर्दो गुबार और कसीर धुएं से हटी हुई थी। वसी रकबे पर बने हुए मकान का बेशतर हिस्सा धमाकों की शिद्दत से मिस्मार हो चुका था। इस वक्त कोई इमदादी पार्टी जाए वकू पर नहीं पहुंची थी और वहां जमा हो जाने वाले दहशत ज़दा तमाशाइयों में किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मलबे में घुसकर जख्मियों की मदद करने की कोशिश करता। लोगों की चहम गोइयों से जाहिर हो रहा था कि वहां मौजूद हर शख्स तीसरे धमाके के खतरा से सख्त खौफजदा था। सखी मुराद का वो घर एक कुचादा लेकिन गैर मसरूफ सड़क पर वाक़ था। इलाका पूरी तरह आबाद नहीं हुआ था बल्कि जा बजा खाली प्लाट नजर आ रहे थे। बिस्तर मकामात पर तामीराती सरगर्मियां चल रही थी। मजमूई तौर पर ऐसा इलाका था जहां कोई भी अजनबी दूसरों की नजरों में आए बगैर निगरानी वगैरह का काम सर अंजाम दे सकता था। अव्वल खान जोश और इंसानी हमदर्दी के जज्बे से मगलूब होकर गाड़ी से उतरा। दरवाजे मुकफ्फिल करके हम दोनों मुनद्दम मलबे में चंद ही कदम बढ़े थे कि गहरे धुएं ने नथनों के रास्ते अव्वल खान के पिपड़ों पर हमला कर दिया। बारूद और गुबार के मोहलक जर्रात की सोजिश से उस पर खांसी का शदीद तोरा पड़ा और वह दोनों हाथों से अपना सीना दबाए रास्ते ही से वापस लौट गया। तमाशाई उसे हैरत और तहसीन के नजरों से देख रहे थे। वो कुछ भी नहीं कर सका था, लेकिन अहम बात यह थी कि उसने एक नेक काम करने की अपनी सी कोशिश जरूर की थी। शदीद खांसी ने अव्वल खान को बेहाल कर दिया था। आंखें शायद सुर्ख हो गई थी और इनसे पानी रवा हो गया था। मैं उसे सहारा देकर गाड़ी तक लाया और दरवाजा खोलकर पैसेंजर सीट पर बैठा दिया। मजदूर तबके के कुछ लोग हमारी गाड़ी के गिर्द जमा होने लगे थे। मैंने वहां मजीद रुककर तमाशा बनने के बजाय तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा थी। इस बार मेरा रुख अपने घर की तरफ था। यह भी मकाफात अमल ही का एक हिस्सा है। अव्वल खान की खांसी थम जाने पर मैंने धीरे से कहा, खुदा की पनाह। वो अपने कानों को हाथ लगाकर बोला, मेरा सीना अभी तक चल रहा है। गैस मास्क के बगैर कोई भी अंदर कदम नहीं रख सकेगा। सखी मुराद मलबे से बच क्या होगा तो धुएं से दम घुटने की वजह से मर जाएगा। असलन उसे मरना ही चाहिए। तुमने कुदरत की इस मर्जी में दखल देने की कोशिश की और धुएं ने तुम्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हारे साथ था लेकिन धुएं ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। लाओ जरा ग्लो कंपार्टमेंट में से दूसरा ऑपरेटर्स तो दो, देखते हैं रास अलमेडा अब क्या कहता है। इसे ये मालूम हो जाना चाहिए कि हम इससे गाफिल नहीं है। यहाँ ट्रैफिक मिलेगा, घर से बात कर लेना। उसे तकरीबन हाँफते हुए कहा। धुएं के मूजी असरात से निजात पाने के लिए उसके फेफड़ों को इस वक्त बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पेश आ रही थी। हम घर पहुंचे तो गजाला और सुल्तान शाह की कोशिशों से जमूद कुछ खत्म हुआ था। वीरा आम लिबास और बेहतर मूड में ड्राइंग रूम में मौजूद थी। अव्वल खान सीधा उसी की तरफ गया और पुरखुलूस लहजे में बोला, मैंने सुना है कि तुम अमेरिका जाने के लिए पर तोल रही हो। भूलकर भी ऐसी हमाकत ना करना, वहां जाकर तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। सब कुछ जानने के बाद भी मैं यहाँ बैठी रही तो अपने खून से बेवफाई करूंगी। ये बताओ कि तुम्हारे रास अलमेडा की क्या खबरें हैं। डेन्यूज के खात्मे के बारे में बहुत पुरुमीद है। उसने चालाकी से बात बदल दी। हम इसी के पीछे गए थे। वो सखी मुराद के मकान को तबाह करके निकल गया था। वीरा के होंठों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट फैल गई और वो बोली, मेरी छठी इस कह रही थी कि वो एक बार फिर किसी चमकती मछली की तरह फिसल कर हाथों से निकल जाएगा। वो धूमड़ी की तरह मक्कार और भेड़िए की तरह खूनखार दरिंदा है। जो शख्स अमेरिका के सदर को अपने खलीफ के कत्ल पर मजबूर कर सकता हो वह आम आदमी से बहुत मुख्तलिफ होता है और इससे इसी तरह निपटा जा सकता है। इसे यहाँ से निकल जाने दो, मैं इसे इसके घर में घेर कर किसी खारिज़दा कुत्ते की मौत मार दूंगी। तो मेरी बात लिख लो कि वो मेरा मुजरिम है और मेरे ही हाथों मारा जाएगा। इसे जबरदस्ती यहाँ से नहीं निकाला जा सकता। अव्वल खान ने खिफत से कहा, तुम अमेरिका जाने पर तुली गई हो तो कोशिश करके इसे भी अपने साथ लेती जाओ। खामोशी। मैंने हाथ उठाकर कहा, जरा मैं रास अलमेडा की मिजाज पुरसी कर लूं। मैं ऑपरेटर पहले ही ऑन कर चुका था। खामोशी होते ही बटन दबाकर रास अलमेडा के लिए पैगाम नशर करने लगा। क्या बात है, तुम बार बार मुझे क्यों परेशान करते हो। दूसरी तरफ से फौरन रास अलमेडा की जलाई हुई आवाज सुनाई थी। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था कि आखिरकार तुमने वही किया जिसकी तुमसे तवक्का की जा रही थी। मैंने खुशी इखलाकी का मुजाहरा करते हुए कहा, मगर फिर फौरन ही बात में टुकड़ा लगाते हुए कहा, लेकिन तुम्हारा निशाना बहुत खराब है। कई हलाकतों के बावजूद सखी मुराद जिंदा है और इस वक्त सरकारी मेहमान खाने में है। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसकी सख्त आवाज में बेयकीनी थी। इसके ख्वाबगाह मकान के अगले हिस्से में है। वो किसी भी सूरत में नहीं बच सकता था। तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम सिर्फ कयास सराई कर रहे हो। मैं पूरे वाक़े का चशमदीद गवाह हूँ। क्या तुम इनकार कर सकते हो कि तुमने चलती कार रोककर सखी मुराद के घर पर 2 ताकतवर दस्ती बम फेंके थे? तुम वहां थे तो सामने क्यों नहीं आए? तुमने मेरे लिए चूहेदान बनाने की कोशिश की थी। एन वक्त पर गाड़ी जवाब देगी, वरना तुम्हारी स्याह कार बचकर नहीं निकल सकती थी। वैसे इसका नंबर देख लिया गया है और अब तुम्हारी गर्दन फंदे से बहुत करीब होगी। उसने एक और कहकर लगाया और कहा, इस नंबर की गाड़ी तुम उम्र भर ढूंढते रहोगे। इस पर आगे पीछे 2 मुख्तलिफ और नामुकम्मल नंबर प्लेट लगी हुई थी। दूसरी बात यह कि तुम्हारी डमी के चेहरे पर बनाया हुआ मस्सा बहुत नाकिस था। मैं उसके हाथ पैर तोड़कर तुम्हारे पास भेज सकता था, लेकिन मैंने महज तुम्हारे इंतजार में उसे कोई छेड़छाड़ नहीं की। खुद को नुमाया करने की कोशिशों में उसने बस सड़क पर नाचने से गुरेज किया, वरना वो सारी अहमकाना हरकतें कर गुजरा था। ज्यादा तेजी दिखाने की कोशिश करोगे
तो तुम खुद ही मुंह के बाल गिरोगे। मालूम होता है कि अब हमारे दरमियान फैसला होने का वक्त बहुत करीब आ गया। इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तल्ख होगी। हमारे दरमियान मुकाबला होने से पहले सरकारी इदारे तुम्हें घेरेंगे। सखी मुराद के खिलाफ इन्हें बहुत सा मवाद दे चुका हूं मैं। वो इससे बाज पुरस करेंगे और तुम्हारा खोज निकाल लेंगे। सखी मुराद को यह समझने में दिक्कत नहीं होगी कि उस पर नाकाम कातलाना हमला तुमने करा है। मैं मान ही नहीं सकता कि पाकिस्तान में कोई सरकारी इदारा सखी मुराद पर हाथ डाल सकता है। ये इस वक्त तक होता है जब तक नसीब साथ देता है। बदनसीबी का आगाज हो जाए तो सब कुछ होता चला जाता है। तुम्हें एक बार रास अलमेडा साबित कर दिया गया तो रॉडनी आर्क के नाम से बने हुए सफरी कागजात तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकेंगे। इस बात को लिख लो कि तुम पाकिस्तान से जिंदा नहीं निकल सकोगे। रफ्ता रफ्ता तुम बहुत कुछ जान गए हो। अब तुम्हारा हटाया जाना बहुत जरूरी हो गया। उसकी आवाज सर्द कुर्राहट में तब्दील होगी। तुम सब कुछ कर सकते हो लेकिन मुझे रास अलमेडा साबित नहीं कर सकोगे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शिकस्त होगी कि कोई तुम्हारी बात पर एतबार नहीं करेगा। तुमको शायद याद नहीं रहा कि तुमने फ्रीडम लॉज में अपने खिलाफ एक मजबूत गवाह छोड़ दिया था। तुम किसकी बात कर रहे हो? इन तीनों को मैंने अपने हाथों से हलाक किया था। मेरा निशाना इतना बेखता होता है कि एक गोली खाने वाला दूसरा सांस लेने के काबिल नहीं रहता। मैं इन तीनों की नहीं, मिस लिली हार्वे की बात कर रहा हूँ। ओह, वो श्यामी बिल्ली से खेलने वाली हसीन बुढ़िया, वो तुम्हें क्या बता सकेगी? फिर तुम उसे ही पहचान नहीं सके या फिर तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें दानिस्ता अंधेरे में रखा। वो हसीन बुढ़िया रेमी मार्टिन या बॉब गोम्स की बेवा एलिस गोम्स कहलाती है और उसने तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। उसकी कहानी फैल गई तो दुनिया में तहलका मचाएगा। लाइन पर चंद सानियों के लिए खामोशी छा गई। पहली बार वो कुछ सोचने पर मजबूर हुआ था। इसने तुम्हें क्या बताया है? चंद लम्हों के बाद रास अलमेडा की आवाज सुनाई थी। मेरे दोहराने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी साजिशों और करतूतों से वो इतनी ही बाखबर थी जितना बॉब गॉम्स था। अब तुम समझ सकते हो कि उसके सीने में कैसे कैसे राज पोशीदा होगे। मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं किसी अदालत के कटहरे में नहीं हूँ कि अपने खिलाफ सबूतों और गवाहों की फिक्र करूँ। मेरे लिए इतना काफी है कि मैं जो चाहता हूँ कर गुजरता हूँ। दुनिया की कोई ताकत मुझे अपने इरादों पर अमल करने से नहीं रोक सकती। मुझे इस बुढ़िया को भी मार देना चाहिए था लेकिन उसके जिंदा रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सके तो उसकी गवाही पर मेरे ब्लैक वारंट जारी करवा दो। इब्तदाई झटके के बाद उसने संभाला लिया था। दिल की तरह उसके आसाब भी सख्त थे। इस भूल में ना रहना कि तुम अमेरिका में हो जहां का सदर अपनी इंतखाबी मजबूरियों के तहत तुम्हारा हर दबाव कबूल कर लेता है। यहाँ के काम शहरी तुम्हें अपनी ठोकरों से उड़ा कर रख देगा। तुम्हारे एक एक लफ्ज़ से हसरत और बेबसी टपक रही है। उसका लहजा सपाट था। ये तुम्हें आने वाला वक्त बताएगा मेरी जान। सफारती मराद ज्यादा देर तक तुम्हारी गर्दन नहीं बचा सकेंगी। ओवर एंड डाल है। ये कहकर मैंने ऑपरेटर्स बंद कर दिया। इस वक्त की गुफ्तगू ने अंदर से उसे हिला कर रख दिया होगा। अव्वल खान ने कहा, यह एहसास ही बहुत जानलेवा होता है कि मौत इंसान का ताक़ुब कर रही हो। वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, इस वक्त तुमने रास अलमेडा की दुखती रग पर हाथ डाला है। तुमको खुद से इतना करीब महसूस करके वाकई खौफजदा हो क्या? कहा, इसका खौफजदा होना काफी नहीं है। वो काफी दिनों से यहाँ दंदनाता रहा है। अब इसका खेल खत्म होना चाहिए। मैंने तफक्कुर अमेज लहजे में कहा, इस वक्त इसका नया सुराग मिलना जरूरी है। ये बातें चलती रहेंगी। अव्वल खान ने अचानक कहा, कल वीरा यहाँ से जा रही है। हो सकता है कि आज के बाद एक तवील मुद्दत तक हम पांचों को यूं मिलकर बैठना नसीब ना हो। हमें इस वक्त को बेहतरीन तरीका पर इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे ख्याल में बेहतरीन सूरत यह होगी कि हम सब मिलकर एक बार फिर वीरा को मनाने या समझाने की कोशिश करें ताकि यह पाकिस्तान से अमेरिका जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। नहीं, वीरा सख्त लहजे में कहा, इस बारे में बहुत बातें हो चुकी है। अब इन्हें दोहराना बेसूद है। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। जाने का फैसला मेरा अपना है। इसके लिए किसी को इल्जाम न दिया जाए। फिर हम आज मिलकर बाहर खाना खाते हैं। सुल्तान शाह ने खुश होकर कहा, हम सबका एक साथ बाहर निकलना ही हिकमत अमली के खिलाफ होगा। तुम होटल से अपनी पसंद का खाना ले आओ। हम मिलकर घर ही में खा लेंगे। अव्वल खान ने नरमी से उसकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सुल्तान शाह खुशी से हर एक की फरमाइश मालूम करने में मसरूफ हो गया। मेरा इमिग्रेशन का एक मसला है। वीरा ने अव्वल खान से मुखातिब होकर कहा, मैं मारियाना गैब्रियल के नाम से 3 माह के वीज़े पर यहाँ आई थी, मगर मेरा क़याम कई सालों पर मुहित है। इस सिलसिले में तुम मेरी कोई मदद कर सको तो बेहतर होगा, वरना मुझे एयरपोर्ट पर रिश्वत का हथकंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कोई काम नहीं है। तुम अपना पासपोर्ट मेरे हवाले कर दो। अव्वल खान ने कहा, फिर टिकट भी तुम ही करा देना। अव्वल खान से ये कहते हुए मैंने गजाला को इशारा किया। उठकर अंदर गई और 1 लाख के नोटों की एक गड्डी अव्वल खान के हवाले कर दी। अब अमेरिका के टिकट इतने महंगे नहीं हुए हैं। अव्वल खान ने बेढंगेपन से हंसते हुए कहा, ये सब टिकट के लिए नहीं है। मैंने कहा, जो रकम बचे इसके डॉलर मंगवा लेना। वीरा को अपने अखराजात के लिए भी जरूरत होगी। अखराजात की फिक्र न करो। पाकिस्तान में मेरे सारे अखराजात तुम लोग ही उठाते रहे हो। मेरे पास $1200 पड़े हुए हैं जो इब्तदाई अखराजात के लिए काफी होंगे। फिर अमेरिका ही में गुजारे का कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। वीरा ने तकल्लुफ से काम लेते हुए कहा, कहाँ से बंदोबस्त हो जाएगा? अव्वल खान ने उसे घूर कर पूछा, नौकरी करोगी वहां? वीरा अव्वल खान के इस सवाल पर देर तक हंसती रही, फिर बोली, जिमनाइट के जमाने में मुझे पूरे अमेरिका के जेर जमीन हल्कों में जबरदस्त शोहरत हासिल थी। वहाँ बेशुमार गैर कानूनी कारोबार चलाने वालों में सैकड़ों ऐसे शरीफ बदमाश होंगे जो जिमनाइट के जाती एहसानात की वजह से मेरा एहतराम करेंगे। मैं जहां भी गई खातर तवाज़े के साथ $2-4 लेकर उठूंगी। हमारी लाइन के लोग नौकरियां करते हैं, ना ऐसी पाबंदियां उन्हें रास आती हैं, फिर भी जिंदगी ठाठ से बसर होती है। फिर भी तुम डॉलर मंगवा लो।
ये हमारी तरफ से वीरा के लिए एक हकीर तोहफा होगा। अव्वल खान से बात करके मैं वीरा की तरफ मुतवज्जा हो गया। तुम्हें मालूम है कि गन बोर्ड की फरोख्त से हासिल होने वाली खतीर रकम मेरे पास मौजूद है। तुम चाहो तो मजीद रकम ले सकती हो। मुझसे ज्यादा इस रकम की जरूरत तुम्हें और गजाला को है। उसने ऐसे लहजे में कहा जिसकी कसक मेरे सिवा शायद किसी और को महसूस ना हो सके। यहाँ जो कुछ है इस पर सबका बराबर का हक है। गजाला ने मुस्कुराकर वीरा को जवाब दिया, तुम वापस आओगी तो अपना हिस्सा महफूज पाओगी। हम कनात पसंद लोग हैं, ज्यादा इसराफ नहीं करते। इसी वक्त मुझे याद आया कि अव्वल खान के आदमी ने स्टेशन 4 पहुंचकर उसे कोई रिपोर्ट नहीं दी थी। अव्वल खान बातों में लगकर स्टेशन 4 को भूल ही गया था, लेकिन स्टेशन 4 के साथ ही उसे अपना वो आदमी याद आ गया जो स्याह कार के नाकाम ताकुब के बाद अपनी मोटरसाइकिल पर स्टेशन 4 की तरफ रवाना हुआ था। अव्वल खान को यकीन था कि वो स्टेशन 4 पहुंच गया होता तो सबसे पहले ऑपरेटर्स पर उससे राब्ता करता। इसकी तरफ से रिपोर्ट न मिलने का एक ही सबब हो सकता था कि उस रास्ते में कोई हादसा पेश आ गया हो, रास्ते में उसकी मोटरसाइकिल जवाब दे गई हो। इससे पहले अपने आदमी की खबर लेने का फैसला कर लिया। क्या वो काफी देर तक उसके लिए पैगाम देता रहा, लेकिन दूसरी तरफ मुकम्मल सकूत छाया रहा। वो सूरत हाल परेशान कुन थी। अव्वल खान की पेशानी पर पुरतशवीश लकीरों का एक जाल सा फैलता चला गया। इधर से मायूस होकर अव्वल खान ने फोन पर स्टेशन 4 का नंबर मिलाया तो उधर से अंगेज टून सुनाई दे रही थी। दूसरे नंबर पर भी यही कैफियत आ रही थी। अव्वल खान पुरतशवीश और एहजान के आलम में बारी बारी दोनों नंबर मिलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अपने दफ्तर के किसी आदमी से रब्ता करने में कामयाब नहीं हो सका। समझ में नहीं आता कि एकदम सब राब्ते कैसे खत्म हो गए। वो दोनों हाथ अपने पुश्त पर बांधकर इस तरारी हालत में टहलते हुए बुड़बड़ा है। ऑपरेटर्स वाला लापता है, फोन मुसलसल अंगेज है। इसकी बढ़ती हुई परेशानी देखकर मैं फोन मिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी कोशिश भी बेनतीजा साबित हुई। सबके हंसते मुस्कुराते चेहरों पर अचानक तशवीश और परेशानी के साए लहराने लगे थे। इस वक्त तक सुल्तान शाह खाने का साजो सामान लेने के लिए जा चुका था। अजीब और लर्जा खेज इत्तेफाक है। मैंने अपनी जगह छोड़कर अव्वल खान से कहा, तुम टेलीफोन के महकमे से मालूम क्यों नहीं कर लेते? अव्वल खान की आंखें चमक उठी। वो तेजी से फोन की तरफ लपका और इस महकमे के किसी खास अफसर का नंबर मिलाने लगा। महकमा टेलीफोन की शिकायत के आम नंबरों के बरक्स वो नंबर फौरन ही मिल गया। अव्वल खान ने किसी कोड के हवाले से अपने नंबरों के बारे में इस्तफसार किया तो लाइन होल्ड कराने के तकरीबन 1.5 मिनट बाद उसे बताया गया कि इंस्ट्रूमेंट के रिसीवर गलत रखे हुए थे या फिर तारों के कनेक्शन खराब हो गए थे। अव्वल खान की इस्तदा पर फौरन ही अमला भेजने का वादा कर लिया गया। अगर एक नंबर की बात होती तो यह समझा जा सकता था कि रिसीवर गलत रखा गया होगा, लेकिन वहां दोनों लाइनों का एक ही हाल था। वो सिर्फ रिसीवर की बात नहीं थी, कोई और ही गड़बड़ थी। मुझे वहशत हो रही है, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, अव्वल खान ने टहलते टहलते कहा। अंदरूनी खलफशार और परेशानी के बायस उसकी पेशानी पर पसीना ही पसीना चल निकला था। मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मैं उठ खड़ा हुआ। इस ड्रामा सूरत हाल पर सब दम बखुद रह गए थे। हम दोनों ने काशी के रास्ते की तरफ बड़े ही थे कि फोन की घंटी बज उठी। मैंने तेजी से पलट कर रिसीवर उठा लिया। सर, ये डैनी साहब का घर है। एक सख्त और खुरदरी आवाज मेरे कान में गूंजी। अव्वल खान साहब को तलाश करके खबर कर दें कि स्टेशन 4 पर बड़ा हादसा हो गया। मेरा नाम बब्बर अली है। मैंने उनके घर पे पैगाम छोड़ दिया। फोन नाकारा हो गए। मैं सुराब गोट चुंगी से फोन कर रहा हूँ। अपने फितरी तजस्सुस की वजह से मैं दरमियान में दखल दिए बगैर उसकी पूरी बात सुनता रहा। फिर कहा, मैं अव्वल खान से भी बात कराता हूँ, मगर वहां क्या हादसा हुआ है? साहब, श्यामी बिल्ली जबरदस्त धमाके से फट गई। मैंने इतनी बात सुनते रिसीवर अव्वल खान की तरफ बढ़ा दिया। मैं ज़हन में अचानक रास अलमेडा का एक फिक्रा गूंज लिखा। उसने एलिस कॉम्स के लिए खास तौर पर बिल्ली से खेलने वाली हसीन पुड़िया के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। कहीं वो मुझे कोई बात जतानी तो नहीं चाह रहा था। मैंने खामोशी से बब्बर अली का पैगाम सुना था और अपनी जुबान से कुछ कहे बगैर रिसीवर अव्वल खान के हवाले कर दिया था। बब्बर अली ने मुझे जो कुछ बताया था वो बहुत खौफनाक था। अगर एलिस कॉम्स की श्यामी बिल्ली स्टेशन 4 में धमाके से फट गई थी तो हादसा यकीनन संगीन रहा होगा। इस धमाके की तबाहकारी का सबसे बड़ा सबूत यह था कि स्टेशन 4 के फोन नाकारा हो चुके थे और बब्बर अली को अव्वल खान से राब्ता करने के लिए सोलाब कोट की चुंगी तक आना पड़ा था। एलिस ने नहायत मासूमाना बेबसी का इजहार करते हुए अव्वल खान से पोमी नामी उस अपनी श्यामी बिल्ली की तलाश की फरमाइश की थी, जो चंद घंटों में पूरी कर दी गई थी। मुझे पोमी की अहमियत का कुछ अंदाजा उस वक्त हुआ था जब रास अलमेडा ने एलिस के लिए श्यामी बिल्ली से खेलने वाली हसीन बुढ़िया का इस्तेजाइया फिक्रा इस्तेमाल किया था। लेकिन उस वक्त ये बात मेरे सानों गुमान में नहीं आ सकी थी कि पोमी पालतू बिल्ली के रूप में कोई बारूदी हथियार भी हो सकती है। अव्वल खान ने बब्बर अली की जुबान से स्टेशन 4 पर रूनमा होने वाले अलमनाक सानी की खबर सुनी तो बेअतबारी से तकरीबन चीख उठा। उसके इस्तरारी रद्द-ए-अमल ने दूसरों को बुरी तरह चौंका दिया था। फोन पर अव्वल खान के सवालात बेरब्त और गमोबेश बिल्कुल वही थे जो वो बुरी खबर सुनने के बाद मेरे ज़हन में पैदा हुए थे। मैं अव्वल खान का कहा हुआ हर लफ्ज सुन रहा था, मगर बब्बर अली के जवाबात मेरी समात की दस्तरस से बाहर थे। बब्बर अली अव्वल खान के आदमी में यकीनन किसी आम मर्तबे का मालिक था। इन दोनों की गुफ्तगू बहुत तवील नहीं थी। स्टेशन 4 के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करने के बाद अव्वल खान ने उसे इमदादी कार्रवाइयों के बारे में मुख्तसर मगर जामे हदायत दी और फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। इसी वक्त वो अपने बुशरे से बहुत फिक्रमंद नजर आ रहा था। आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थीं और पेशानी पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। सबके मुतजस्सिस निगाहें उसके चेहरे पर मरकूज थीं, लेकिन कोई भी उससे सवाल करने में पहल करने की हिम्मत नहीं कर सका। एलिस मेरे अंदाजों के बरक्स बहुत चालाक और मकार और साबित हुई।
चंद सानियों के असाब शिकन सकूत के बाद अव्वल खान ने कमरे में टहलते हुए थकी हुई आवाज में कहा, पोमी नामी श्यामी बिल्ली के बारे में उसका इस्तराब बिला सबब नहीं था। उसने अपनी सादगी से मुझे बेवकूफ बनाया। क्या मैंने फ्रीडम लॉज के खंडरात में से वो बिल्ली तलाश करके इस तक पहुंचा थी। मुझे यकीन है उसे अपना अंजाम नजर आने लगा था और उसने मायूसी के आलम में खुदकुशी की है। अपनी यह गलती मुझे मुद्दतों याद रहेगी। तुम्हारे आदमियों को भी नुकसान पहुंचा होगा। वीरा ने झिझकते हुए सवाल किया। अव्वल खान ने लम्हा भर के लिए वीरा की तरफ देखा, फिर मरूल आवाज में बोला, एलिस के चीथड़े उड़ गए। मेरे दफ्तर उससे मिले हुए 3 कमरों समेत पूरी बैरक मलबे का ढेर बन गई थी, लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरा कोई आदमी इस हादसे में काम नहीं आया। सिर्फ 3 आदमी जख्मी हुए हैं, जिनमें यह हुआ कि वो तीनों बैरक और उसके बरामदे से बाहर खुली फिजा में बैठे हुए थे। दूर से एलिस के कमरे की निगरानी कर रहे थे। इन्हें धमाके से उड़ने वाले मलबे से नुकसान पहुंचाए। वो बराह रास्त धमाके की जद में आए होते तो एलिस की तरह उनका भी पता न चलता।